अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर शो। मैं हूं हुदा शाह और मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन जावेद साहब। कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, कल भी बात हो रही थी कि सियासी बहरान अभी भी कायम है। चौधरी परवेज़ इलाही वजारत आला पर बहाल तो हो चुके हैं, मगर 11 जनवरी को क्या होने वाला है? 11 जनवरी तक चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद के वोट का मामला भी निपटाना होगा, क्योंकि गवर्नर का नोटिफिकेशन की अगर बात की जाए तो वो अदालत ने मुअत्तल किया है, उसको मनसूख नहीं किया। अगरचे पीटीआई इस उम्मीद में है कि इस एक हफ्ते में वो एतमाद का जो वोट है उसका मामला जो है वो निपटा दिया जाएगा, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही ने अदालत को अंडरटेकिंग दी है कि 11 जनवरी तक असम्बली जो है वो तहलील नहीं करेंगे। तो अब ये पीटीआई की जो असम्बलियाँ तहलील का जो ख्वाहिश है वो पूरी हो पाती है या नहीं हो पाती, इस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो हुकूमती रहनुमा और पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से ट्वीट्स का सिलसिला भी कल से शुरू हुआ है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट जो हैं एजाज सैयद वो भी मौजूद हैं। एजाज सैयद साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ही सवाल करना चाहूँगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारर का बयान आया। उन्होंने कहा कि हमने और चौधरी परवेज़ इलाही ने मिलकर ये गेम की है। क्या मतलब है इसका? अच्छा, जैसे मैंने पहले ही अर्ज़ की थी और कल के शो में भी मैंने ये कहा था कि परवेज़ इलाही साहब जो है वो हर हालत के अंदर बेहतरीन गेम की पोजीशन में है, यानी विन विन सिचुएशन उनकी है। और अब हालत ये हो गई कि वो 30 से 45 सीटों तक पहुंच गए और सिर्फ 15 जो है वो वफाक से मांगते हैं और 30 सूबाई से मांगते हैं। अब उनकी बार्गेनिंग पावर इतनी ज़्यादा हो गई कि मुझे नहीं लगता कि जो है वो पीटीआई जो है वो किसी सूरत उनको इस मामले में कबूल करेगी, क्योंकि अब भी ऐसी हालत थी कि सिर्फ 10 उनके पास सीटें हैं और टोटल 3 या 4 उनके पास अपनी ज़ाती निकलती हैं, बाकी इंडिपेंडेंट है, लेकिन उनके धड़े के पास 10 हैं। अब हालत ये बन गई कि जो अता तारड़ साहब ने कहा कि ये जुमला जो है वो बड़ा ये सिचुएशनल नहीं था, ये जुमला उनको नहीं कहना चाहिए था कि गेम हो रही है। लेकिन अगर अब उन्होंने शो ऑफ कार्ड्स कर दिए हैं, यानी वो ये कह रहे हैं कि हम ओपन कार्ड्स के साथ खेल रहे हैं, तो जब वो ओपन कार्ड्स के साथ खेल रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कह रहे हैं कि हमने खुली गेम की है, आप जो हमारा बिगाड़ सकते हैं बिगाड़ दें। हमने परवेज़ इलाही साहब को वजीर बना दिया है और वो वजीर आला के तख्त पर बैठ गए। जी बिल्कुल। एजाज सैयद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, मुझे आवाज आ रही है। आप अच्छा एजाज सैयद साहब, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि प्लान गेम है और अता तारड़ साहब भी ये कह चुके हैं कि परवेज़ इलाही उनके साथ है, तो क्या चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी इसी गेम प्लान का हिस्सा थी? आपको क्या लगता है? देखिए, जो तहरीक अदम एतमाद है, जिस वक्त इसको फाइनल किया जा रहा था तो ये एक डिसेप्शन प्लान था जो अपेरेंटली तैयार किया था साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर। और डिसेप्शन प्लान किसके लिए था? डिसेप्शन प्लान था इमरान खान साहब के लिए। आपको पता है कि परवेज़ इलाही साहब और जो चौधरी शुजात हुसैन है उनके कजन, उनके दरमियान जो तनाज़ा है काफी हद तक वो तय हो गया है। इस तरह का तनाज़ा है, ये सारी उम्र चलते होते हैं, जो रखना आ जाए तो वो फिल होना मुश्किल होता है। लेकिन सियासत और पावर के खेल में मफादात चूंकि अहम होते हैं तो वक्ती मफाद की वजह से ये मामला काफी हद तक हल हो गया था। लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने जो ताज़ा खेल किया वो ये था परवेज़ इलाही साहब का कि वो चाहते थे कि वो चीफ मिनिस्टर ही रहें। लेकिन नून लीग की तरफ से ये बात की गई है पसे पर्दा, जो पार्लेज होते रहे, कि जो परवेज़ इलाही है उनको चीफ मिनिस्टर तो नहीं, स्पीकर सूबाई असम्बली के तौर पे जरूर कबूल किया जा सकता है। अच्छा, जाहिर है स्पीकर सूबाई असम्बली के तौर पे कबूल किया जाना परवेज़ इलाही साहब के लिए काबिल कबूल नहीं है। तो उन्होंने इमरान खान साहब को अपनी शराइत रख दी, जो आप डिस्कस भी कर रहे हैं कि कितनी सीटें वो पहले मांग रहे थे, आप कितनी सीटें मांग रहे हैं। तो अब ये जो मामला है वो इस पॉइंट पे पहुंचा हुआ है। एजाज सैयद साहब, ये फरमाइएगा फिर अदम एतमाद की जो है वो उन्होंने समरी वापस क्यों ले ली? मैं अर्ज करता हूं कि अब मामला इस पॉइंट के ऊपर पहुंचा हुआ है कि तमाम फ्रीकैन को अपना मफाद चाहिए। मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट है फेडरल गवर्नमेंट की, उन्होंने जिसे कहते हैं बादले नाख्वास्ता, उन्होंने नई अंडरस्टैंडिंग के लिए एक नई शराइत की तय करने तक के लिए जो नो कॉन्फिडेंस की मूव है
वो वापस ले लिया, क्योंकि आप देखें ना कि परवेज इलाही साहब ने इमरान खान साहब को भी नई शराइत दी है। तो जूं वक्त गुजर रहा है, परवेज इलाही साहब, हुसैन साहब आपने कहा ना कि गेंद की पोजीशन में है, मेरा ये ख्याल है कि परवेज इलाही साहब गेंद की पोजीशन में तो है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्हें पैरालाइज भी कर दिया गया है। कैसे कर दिया गया है कि वो ऐसे कर दिया गया कि आईजी जो है, नए आईजी जो तैनात किए गए हैं, ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से तैनात किए गए। बिल्कुल। तो ये जो है ना चीफ मिनिस्टर की पावर, जब अगर पुलिस उसके पास नहीं रही तो फिर तो मेरे ख्याल में काफी हद तक, तो ये बेसिकली प्रेशर टैक्टिक्स हैं जो कि इस्तेमाल की जा रही है। ठीक है एजाज सईद साहब, अगर अता तारड़ की चूंकि हम बात कर रहे थे, उनका पहले भी इस हवाले से बयान सामने आया था कि जब जो एक्स वजीर आला थे उस्मान बुज़दार, उसके अगेंस्ट भी परवेज इलाही साहब ने ही नून लीग को कहा था, ये कहना था अता तारड़ का कि उनके खिलाफ भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो लाएं। अगर ये फ्रेंडली मैच था तो अब ये सिलसिला आपको क्या लगता है कब तक जारी रहेगा, कब खत्म होगा? बड़ा अलमिया है ये कि पाकिस्तान में एक जंग दर आई है। आपने देखा खैबर पख्तूनख्वा में हमले हुए, इस्लामाबाद में दहशतगर्द पहुंच गए, और इधर पंजाब में हम अभी जो है सियासत खेल रहे हैं। ये जो बात आपने कही ना कब तक, इस बात का जवाब शायद खेल में शामिल खिलाड़ियों के पास भी नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि जब ये बात तय हो जाएगी कि परवेज इलाही साहब को हर सूरत में छुट्टी देनी है और हर सूरत में लाना है पंजाब में अपनी मर्जी का वजीर आला, और बीच में अगर मगर खत्म हो जाएगी और बाकी स्टेक होल्डर्स की जो बीच में इनपुट है वो भी खत्म होगी, ज़ाहिर जब ये बात क्या हो जाएगी तो सारा खत्म हो जाएगा। अच्छा सही से फरमाइएगा कि गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ है, मनसूख नहीं। दूसरी बात, परवेज इलाही के पास इत्मीनान के वोट लेने के लिए नंबर्स पूरे नहीं, आपका क्या ख्याल है? देखिए जी, फेडरल गवर्नमेंट जब भी चाहेगी ना, अगर वो चाहे तो ये बीच में इधर उधर की मुशावरत हो रही है, आप मेरे कम के को ज्यादा समझे तो परवेज इलाही साहब वज़ीर आला नहीं रह सकते। परवेज इलाही साहब जो है उन्होंने इमरान खान साहब को नहीं और भी बहुत सारे घरों को खुश रखा हुआ है। तो ये वो, लेकिन आपने सर बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी, सही साहब आपने बड़ी शानदार बात की थी कि चौधरी शुजात साहब जो हैं वो परवेज इलाही साहब के साथ इको मिको हैं, देयर इज अ वेरी ह्यूज अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। तो ये गेम बड़ी जबरदस्त जा रही है। तो पलड़ा जो है वो इन एनी केस जो है वो अदम एतमाद या एतमाद जो है वो किसी सूरत परवेज इलाही नहीं ले जाएंगे। देखिए परवेज इलाही अभी तो अपना खेल खेल रहे हैं ना, सारी चीजें परवेज इलाही नहीं है, ये याद रहे। ठीक है, और भी है जो जिन्हें कह रहे हैं इनविजिबल प्लेयर्स भी है जो चाहते हैं कि परवेज इलाही रहे और पीडीएम की जो बाकी जमातें उन्हें मान ले। और पीडीएम की जो जमातें हैं वो परवेज इलाही साहब पे ट्रस्ट फिलहाल नहीं कर रही, तो उनको ये या परवेज इलाही मानेंगे या पीडीएम वाले मानेंगे। तो ये जो ताखीर हो रही है ना, ये इस बात में ताखीर हो रही है। लेकिन ये अगर मसला हल भी हो जाए ना, जिस तरह ये खातून ने सवाल किया, ये मसला हल भी हो जाए तो क्राइसिस तब भी खत्म नहीं होगा। तो 11 जनवरी के बाद के हालात क्या देखते हैं सर? 11 जनवरी क्राइसिस जारी रहेगा। अच्छा, उससे पहले जो है वो परवेज इलाही साहब जो है वो अदम एतमाद के लिए जाएंगे? जैसे चौधरी फवाद साहब तो बड़े कॉन्फिडेंट, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंटली ये कह रहे हैं कि हम वो एतमाद का वोट ले लेंगे असेंबली से। देखिए, मैंने जो आपको बात कही ना, वो एतमाद का वोट ले या ना ले, दोनों सूरतों में क्या क्राइसिस खत्म हो जाएगा? आंसर इज नो। परवेज इलाही साहब जो है वो वजीर आला, मुझे लगता नहीं है कि वो कायम रहेंगे, लेकिन अगर वो कायम रहे या ना रहे, दोनों सूरतों में क्राइसिस पाकिस्तान का और पंजाब का जारी रहेगा, क्योंकि ये जो क्राइसिस है वो परवेज इलाही साहब ने क्रिएट नहीं किया हुआ, वो फेडरल गवर्नमेंट ने क्रिएट नहीं किया हुआ। ये क्राइसिस क्रिएट करता है इमरान खान साहब का क्रिएट करता है। इमरान खान साहब फेडरल गवर्नमेंट को करने के लिए क्राइसिस क्रिएट करते रहेंगे, और जब तक वो मौजूद हैं जमान पार्क में, ओपनली मौजूद है, जब तक वो अपने पते उनके पास जो भी है कार्ड जो है वो खेल रहे हैं, तब तक ये क्राइसिस क्रिएट करते रहेंगे। सही है साहब, आपकी नजर आगे तक रहती है। ये फरमाइएगा कि आगे आने वाले वक्त में, एक तो मैं ये देखता हूं कि 1 साल तक इलेक्शन नहीं होंगे, आप क्या देखते हैं? और दूसरा फरमाइए कि इकोनॉमिक इमरजेंसी है और टेरिटोरियल इंसर्जेंसी है, इन दोनों के मामलात आप अगर देखें
और आपको तकरीबन 32 अरब रुपए या 40 अरब रुपए इलेक्शन करवाने के चाहिए और हमारे पास खजाने में नहीं है, तो आप क्या देखते हैं सर आगे आने वाले हालात में इलेक्शन होने चाहिए? देखिए, बात यह है कि जो बजट अब पेश किया जाएगा उसमें आपको पता लग जाएगा कि ये पैसे हैं या नहीं है। मेरे ख्याल में जो इलेक्शंस के लिए जो पैसे हैं वो बजट में मुख्तस किए जाते हैं। इशू ये है कि क्या इलेक्शन हो गए तो तब मसला हल हो जाएगा अगेन फोरसीबल फ्यूचर में? मुझे तो मसला हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं लग रहा। तो ये तो इशू नहीं है। इशू ये है कि आपके मुल्क में एक जंग शुरू हो गई है। आपके मिलिटेंट्स जो है वो इस्लामाबाद तक पहुंच आए हैं, अटैक कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब वो पंजाब में भी आ रहे हैं और यहाँ पर बदकिस्मती से सर हमारे सियासतदान बेखबर हैं या उनको समझ नहीं आ रही, इधर धमाके हो रहे हैं, उधर जो सरहद के ऊपर हालात ठीक नहीं है और ये अपनी सियासत खेल रहे हैं। इनको आवाम से कुछ लेना देना है या नहीं? हुसैन साहब, सियासतदानों को बिल्कुल समझ है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सियासतदानों को समझ नहीं, बिल्कुल समझ है सियासतदानों को। लेकिन प्रॉब्लम क्या है हुसैन साहब? प्रॉब्लम ये है कि जब कोई एक बंदा घर में अगर क्राइसिस पैदा करना शुरू कर देना तो, और उसकी जिद ही हो क्राइसिस पैदा करना, तो घर के बाकी मेंबर्स भी उसका शिकार हो जाते हैं। राइट, बिल्कुल ठीक है। एजाज साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और सियासी मंजरनामे से ही हम खबर शामिल कर रहे हैं और सियासी बहरान के हवाले से बात कर रहे थे कि 23 दिसंबर को खान साहब ने असम्बलियाँ जो तहलील करने का ऐलान किया था वो तो वहीं का वहीं रह गया। ना असम्बलियाँ तहलील हुई हैं, ना गवर्नर राज लगा है, जबकि हाई कोर्ट ने दोबारा से जो पंजाब असम्बली है उसको बहाल कर दिया और परवेज़ इलाही के खिलाफ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की एक तहरीक चल रही थी, एक तो वो तहरीक वापस भी ले ली गई और डी नोटिफाई करने का जो नोटिफिकेशन था उसको भी अभी मुअत्तल किया है। हमारे साथ हमारे नेक्स्ट गेस्ट ने हमें ज्वाइन कर लिया है, तारिक बशीर चीमा साहब हैं, फेडरल मिनिस्टर। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं तारिक साहब की जानिब बढ़ूं, आपसे सवाल करना चाहूंगी कि ये जितना भी मामला चल रहा है 11 जनवरी को क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन इस सारे के सारे मामले में Who is the winner? Who is the loser? अच्छा, मैं विनर और लूजर की बात बाद में करूंगा। तारिक बशीर चीमा साहब हमारे साथ हैं तो मैं अदबन उनसे सवाल पहले करता हूं। सर ये फरमाइएगा कि चौधरी शुजात साहब का भी ये कहना है कि असम्बलियों के साथ ये मजाक ठीक नहीं है, तो इत्तेहादी हुकूमत का आइंदा भी अवाम के हक में अच्छे फैसले करेंगे, इत्तेमाद का वोट वाले दिन साबित होगा कि कितने लोग चौधरी शुजात के जेर असर हैं। ये आपने फरमाया। सर राब्ते भी हो रहे हैं, मामलात भी हो रहे हैं और चौधरी शुजात का जो है वो धड़ा काफ़ी मजबूत नज़र आता है। आप क्या कहेंगे सर, ये जो मामलात हो रहे हैं, ये अदम एतमाद और एतमाद का वोट, ये किस करवट बैठता नजर आ रहा है सर? देखिए, इसमें मैं गुजारिश करूं कि राब्ते जो अपनी पार्टी के अंदर राब्ते होते हैं वो तो हर वक्त इंसान राब्ते में रहता है अपने अरकान के साथ। लेकिन देखें, ये एक आईनी हक है वजीर आला साहब का असेंबली तोड़ने का। इसमें कतई किसी को ना कोई शक है ना कोई अभाम है। वेरी ट्रू। लेकिन जिन हालात में खुद वजीर आला साहब ने इंटरव्यू में ये कहा कि वो 1.5 महीना पहले वो समरी साइन करके इमरान खान साहब को दे चुके हैं। भाई इमरान खान साहब कौन है? वो कोई एमपी हैं, वो कोई चीफ मिनिस्टर हैं, वो नेशनल असेंबली से वो खुद भागे हुए हैं, वहां पर वो जा नहीं रहे। उनको इन्होंने ये असेंबली की डिसोल्यूशन साइन करके भेज दी है। दूसरा, वो ये कह रहे हैं उसी इंटरव्यू में कि 99% जो एमपीएज हैं वो नहीं चाहते कि असेंबली डिसॉल्व हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गवर्नर साहब का मौकफ ये था कि वो अपना आईनी हक जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन पहले अपनी मेजॉरिटी साबित करें जी। वो मेजॉरिटी साबित करें कि क्या वाकई वो मेजॉरिटी को कर रहे हैं पंजाब असेंबली में। अगर वो कर रहे हैं तो उन्हें कौन रोक रहा है असेंबली तोड़ने से या ना तोड़ने से? वो एक आईनी वजीर आला होंगे, वो जिस तरह मर्जी करें। गवर्नर का, जहां तक मैं समझता हूँ, गवर्नर साहब ने जो उनको कहा था कि भाई आप एतमाद का वोट लें, उसका बैकग्राउंड यही था कि चूंकि इमरान खान साहब बार बार कभी केपी के असेंबली तोड़ रहा है, कभी पंजाब असेंबली तोड़ रहा है, मसलन उस शख्स का मतलब अंदाज ये है कि उसने डिलीवर नहीं करना, उसने तोड़ फोड़ करनी है, जितनी मर्जी तोड़ फोड़ उससे करवा लो, डिलीवरी उससे मत मांगो। मतलब डिस्ट्रक्शन हुकूमत की डिलीवरी का हिसाब मत मांगो, बाकियों का मत मांगो। तो सर ये जो परवेज इलाही साहब ने इत्तेमाद का वोट क्यों नहीं ले लिया जब 4 बजे उनको कहा गया और उन्होंने कहा कि
नोटिफिकेशन की तरफ चल पड़े, लेकिन अगर एतमाद का वोट यही कंफ्यूजन कर रहा है। चौधरी साहब को देखें, चौधरी साहब चीफ मिनिस्टर है पंजाब के, और वो एक मेजॉरिटी यकीनन कमांड करते होंगे जी। तो ये तो सबसे आसान काम था ना इस पूरे क्राइसिस को अवॉइड करने का। exactly. तो वो अगले दिन इजलास बुलवाते और एतमाद का वोट ले लेते। वेरी लॉजिकल। देखना, अगर तो उनके पास वाकई में मेजॉरिटी है तो वाई फील शाय अबाउट गोइंग फॉर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। वो बुलाते एतमाद का वोट लेते और हर चीज अपनी वो स्टैंड स्टिल हो जाती है और वो आराम से हुकूमत करते अपना। अच्छा, जैसे गवर्नर साहब कह रहे हैं सर कि उनका राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ है, मनसूख नहीं। तो मुअत्तल और मनसूख में जो है वो 11 जनवरी तक, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? देखेंगे, इस तरह 11 जनवरी का नोटिस किया है हाई कोर्ट ने जी। जो बेंच बना है उन्होंने 11 जनवरी का नोटिस किया है। अब ये 11 जनवरी को ही क्लियर होगी सारी सिचुएशन कि ये देखें, अभी भी इस क्राइसिस को अवॉइड करने का वाहिद रास्ता ये है जी जी। कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ चले जाए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले इस क्राइसिस को खत्म करें। राइट। तो फवाद चौधरी साहब तो बड़े बड़े बेबांगे दोहल बड़े बड़े जुमले बोल रहे हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि उनका स्पोक्स पर्सन कौन है, लेकिन फवाद चौधरी इस टाइम पर इमरान खान बने में वो ये कह रहे हैं कि हम अदम एतमाद लेना हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है, हम अगले हफ्ते तक, उससे भी बहुत पहले 11 जनवरी से बहुत पहले हम एतमाद का वोट ले लेंगे। ये क्या बात है सर? जिस पार्टी का लीडर सर दिन 24 घंटों में से 24 घंटे ही झूठ का सहारा मांग रहा हो, ले रहा हो, झूठ बोल रहा हो, तो उनके पैरोकार भी इसी तरह के लोग होंगे ना। exactly. इसी तरह के लोग होंगे। भाई आपको क्या, अगर आपने असेंबली तोड़नी थी, आपने 17 तारीख को ऐलान किया तो मैं 23 को तोड़ लूं, भाई 17 को तोड़ दो। बिल्कुल ठीक है। अगर वाकई में आप इंटरेस्टेड थे असेंबली डिसॉल्व करने, आप असेंबली ये कुछ भी नहीं करना चाह रहे, ये सिर्फ इंतशार पैदा करना चाह रहे हैं मुल्क में। ये सिर्फ ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से एक ऐसा क्योस क्रिएट हो और झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। कभी कहते हैं जी कि ये काम हो रहा है, वो काम, आई डोंट नो। ये अच्छा सर, ये जिस तरीके से अब आपके सामने ये हालात हैं, आप हुकूमत में हैं, आप इस वक्त इंडस्ट्री मिनिस्ट्रीज को भी देख रहे हैं, आप बाकी और मामलात के अंदर भी हैं, इतना ज्यादा क्राइसिस है, माशी क्राइसिस है, हमें इकोनॉमिक इमरजेंसी की जरूरत है एक, और दूसरा जो है वो बॉर्डर इंसर्जेंसी इतनी ज्यादा हुई खड़ी है, और इधर जो है वो अंदरूनी इंतशार के अंदर इमरान खान साहब जरा सा भी नहीं टल रहे। तो ये सर ऊँट किस करवट बैठेगा? वो चाहते क्या है? ये तो उसके, देखो ना, ये तो उसके सोचने की बात है। उसको उसकी नाअहली, उसकी नालायकी, ये तो सब पर यहाँ है। लेकिन ये उसको सोचना चाहिए कि इस वक्त मुल्क के वाकई इकोनॉमी के हालात क्या हैं, और ये इकोनॉमी के वो हालात हैं जो वो खुद पैदा करके गया। एग्जैक्टली। ये जितने इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके पैदा कर रहे हैं, और उसके बावजूद वो ये चाह रहे, उसको सिर्फ अपने इक़्तिदार, उसको सिर्फ और कोई इशू नहीं है पाकिस्तान के जो मर्जी हालात हो। वो कह रहा है एस्टेब्लिशमेंट अगर न्यूट्रल है तो जानवर है, अगर उसको आप जरूरत पड़ी है तो आप अपीलें कर रहा है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। कभी कह रहा है मेरी साइड पे हो जाओ, कभी कह रहा है कि इलेक्शन ना हो गए तो ये हो जाएगा। भाई देखो, आपके पास 4 कुत्ते हैं, पंजाब, KPK, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद जम्मू कश्मीर। प्लीज स्टार्ट डिलीवरिंग, लोगों को डिलीवर करो, अगर बताओ कि भाई ये अब आपकी बेहतरी के लिए ये काम कर रहे हैं, बजाय इसके रोज उठकर रोना पीटना। अब तमाशा उसने लगाया सर, इसका जो ये नजरिया मामला, सर ये जो नजरिया शुरू हुआ उनका, ये एम्पायर की उंगली से शुरू हुआ, और अभी भी वो जनरल बाजवा का जो दर्द है वो खत्म ही नहीं हो रहा मुसलसल। वो अगली सियासत भी मुझे लगता है जनरल बाजवा के ऊपर करना चाहता है। हमें नहीं पता कि जनरल बाजवा ने उसको क्या दर्द पहुंचाया है सर, जो एज ए पॉलिटिकल वर्कर हमें पता है जी। जितनी सपोर्ट मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने जनरल बाजवा के दौर में इस हुकूमत की है, शायद जिंदगी में पहले कभी उसकी मिसाल ना मिलती और शायद आइंदा भी मिसाल ना। दैट्स एन ओपन सीक्रेट। दैट इज एन ओपन सीक्रेट। और ये खुद उसका इदराक करते रहे हैं कि जितनी सपोर्ट मुझे जनरल बाजवा ने की है, वी आर ऑन द सेम पेज। अब पेज 3.5 साल, अब ऑल ऑफ ए सडन वो पेज पता नहीं किधर गया है, कैसे फटा है, क्या हुआ है, वो तो इमरान खान साहब को बेहतर पता होगा या जनरल बाजवा साहब को बेहतर पता होगा। जनरल बाजवा साहब जो हैं वो एक इंस्टीट्यूशन को हेड कर रहे हैं। अच्छा, इमरान खान साहब के इर्द गिर्द अजीबो गरीब लोग हैं। मैं आपसे जरा क्लोजिंग रिमार्क्स की तरफ आता हूँ कि ये जो नजरिया जरूरत क्या है, ये क्या उन्होंने ये नई एक चीज शुरली छोड़ी है कि 50-50% रहेगा, ये हुकूमत इस्लामाबाद की बल्दिया का इलेक्शन नहीं करा रही है, जनरल इलेक्शन है, और ये नजरिया जरूरत है। ये किसी साइड पर हैं भी शेख रशीद साहब, या सिर्फ और सिर्फ पता नहीं जी, मैं तो नहीं कमेंट करना चाह रहा जी उस पर।
वो आप लोग ज्यादा बेहतर है, आप लोगों का फेवरेट बेबी है, आप लोग उसकी बातें सुनने की शौकीन है। नहीं सर, हम बिल्कुल भी जरूरत नहीं है सर। मीडिया वाले उसकी बातें सुनने की शौकीन है। अदरवाइज मुझे आज तक बताएं, इंक्लूडिंग इमरान खान को, ये कंस्ट्रक्टिव बात जो इन्होंने की हो। राइट। जितने उनके स्पोक्स पर्सन है उनकी बातें आप ले लें, आप नाम लेते आए और उनकी पास्ट हिस्ट्री, उनकी क्रेडिबिलिटी आप पर यहाँ होती जाएगी। तो देखें प्लीज फॉर गॉड से, एक शराफत का एलिमेंट, एक बुर्दबार एलिमेंट, एक संजीदा एलिमेंट जो है उसको वजन देना चाहिए। देखना चाहिए कि कौन लोग हैं जो वाकईतन इस मुल्क की खिदमत करना चाह रहे हैं और इस मुल्क में संजीदगी से सोच रहे हैं कि कौन से मसाइल हैं जिनसे ये मुल्क गुजर रहा है इस वक्त और उनका हल क्या है। ये हल नहीं है कि आप रोज उठकर, अब देखें ना, ये कितनी बड़ी मजे का खेल बात थी कि 10-11 इस्तीफे मंजूर हुए और वो 10 की 10 सीटों पर खुद खड़ा हो गया। ऐसा ही है। इससे ज्यादा उसकी नॉन सीरियसनेस। अब देखें ना, अब वो 6 सीटों से जीता है या 7 से, जितनों से भी, या 5 से, अब उसने बाकी सीटें पार्टी की जाया की है। उस पे उसकी पार्टी में उससे कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई ये तुमने ये हरकत क्यों की थी। उनसे ये पूछने वाला नहीं है कि इलेक्शन के ऊपर कितना पैसा लग रहा है, अगले इलेक्शन पे कितना पैसा लगेगा, कौन सा पास से लगाना है। वो चंदा मांग को, वो तो खुद कहता है कि मुझसे ज्यादा चंदा कोई मांग ही नहीं सकता इस मुल्क में। इस मुल्क में सबसे ज्यादा चंदा मैंने मांगा है। असल सवाल ये है कि वो चंदा उसने इस्तेमाल कहाँ किया है, जिस मकसद के लिए मांगा है, क्या उस मकसद के लिए। अब तो रोज उसकी ऑडियो लीक्स देख लें, रोज उसके ये तोशाखाना इज ए वेरी स्मॉल थिंग, इट हैज बीन डिस्कस्ड सो मेनी टाइम्स। लेकिन वो जितने भी उसके केसेस हैं वो हम सारे, वो एक केस का जवाब, एक क्वेश्चन का आंसर करने की, वो तो कहता है मेरी घड़ी मेरी मर्जी, फलानी चीज जो है वो इस तरह हो, मुझसे कुछ ना पूछो, मैं सारे जहान पे एलिगेशन लगाता हूँ। अच्छा तारिक साहब, he is the biggest liar around. He is the biggest. यकीन करें, मुझे अफसोस हो रहा है ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए, मैंने इससे ज्यादा झूठ बोलने वाला शख्स जो है वो एट दिस स्टेज, एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, मैंने आज तक। सर इसको डिफ्यूज करने का तरीका क्या है, क्योंकि आप एक बड़े संजीदा आदमी हैं, मईशत बड़े दिगरगू हालात के अंदर है, सियासत है, इंसर्जेंसी है, बॉर्डर इंसर्जेंसी है, हमें किसी न किसी सूरत ये जो इमरान फिनोमेना है इसको डिफ्यूज तो करना है, क्योंकि पॉपुलैरिटी के हिसाब से तो दुनिया कह रही है इससे बड़ा पॉपुलर कोई नहीं, तो डिफ्यूज कैसे करना। पैसेज ऑफ टाइम डिफ्यूज हो रहा है, ये लोगों पर, इसको जल्दी क्या है, इसको जल्दी सिर्फ इसलिए है कि मैं लोगों के आगे एक्सपोज हो रहा हूँ। लोग दिन ब दिन, हर जो दिन गुजर रहा है ये मजीद एक्सपोज होता जा रहा है। आगे आने वाले वक्त में देखिएगा इसके केसेस जो है वो अंडर ट्रायल हैं, इसकी ऑडियो लीक्स इसके लिए काफी होंगी। ये जवाब तो दे इन बातों का। आज तक मुझे आप बताएं, आज तक इसने किसी एलिगेशन का जवाब दिया नहीं। ये रोज सुबह उठता है, हर आदमी पे एलिगेशन लगाता है, लेकिन आज तक इसने खुद कभी जवाब नहीं दिया किसी एलिगेशन। अच्छा तारिक साहब, एक आखिरी और छोटा सा सवाल ये है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जो अब हुकूमत है वो इलेक्शन नहीं चाहती है, वो अगले साल भी इलेक्शन नहीं करवाएगी, तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं, इलेक्शन फिर अगले साल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? जी, अगले साल टाइम पे इलेक्शन जरूर होंगे, लेकिन ये कहना कि ये हुकूमत नहीं चाहती इलेक्शन नहीं करवा, भाई देखे ना, हम तो ये चाह रहे हैं कि ये खुद झूठ बोलता है। इसने क्यों 17 तारीख को कहा कि मैं 23 तारीख को असेंबली तोड़ूंगा? इसको चाहिए था 17 को कहता है ये दोनों चीफ मिनिस्टर्स मेरे राइट लेफ्ट बैठे हुए हैं और आज असेंबली हम डिसॉल्व कर रहे हैं, बात खत्म हो जाती। तो इसमें तो उनको शर्मिंदगी तो महसूस ही नहीं हुई कि कितने खुल के उन्होंने कहा कि 23 तारीख को नजारा होगा। महसूस नहीं होती, एक आदमी ने अगर हर हद क्रॉस कर जानी है, चाहे वो तहजीब की है, चाहे वो बेशर्मी की है, चाहे वो झूठ बोलने की है, चाहे वो किसी भी चीज की है, तो उसका इलाज फिर लोगों के पास या हमारे तो पास। सर ये सियासत के अंदर ये इमरान खान साहब सुसाइड बॉम्बर नहीं बन गए आपके ख्याल में? सर तो सर ये तो वो बेहतर जानता है कि इज अ सुसाइड बॉम्बर और नॉट, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात ये है कि उसने एक ऐसा कल्ट डेवलप कर लिया है इस मुल्क के अंदर जो उसके हर झूठ पे लबैक समझ कर कह रहा है, समझ रहा है कि सच है वो। अब देखे ना, अब इसके बाद जो शख्स रियासत मदीना का नारा मारता हो, अमर बिल मारूफ की बात करता हो, हजरत उमर अलैहिस्सलाम की मिसालें देता हो और उसकी अपनी ऑडियो लीक सुन ले आप, इनको शर्म भी नहीं आती? इनको शर्म आती हो ना थोड़ी सी, तो फिर भी आदमी कहे कि हाँ यार ये वाकई देखो ना, एक बिल्कुल पैरेलल, एक ऑल टुगेदर एक अपोजिट एंगल पे हम बात करते हैं और अंदर से हम क्या है अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते। तो जिस दिन इन्होंने गिरेबान में झांक कर देखा, पीटीआई के वर्कर्स ने खास तौर पर, वो इनोसेंट लोग हैं, वो इसका एक फैन क्लब है,
उस फैन क्लब को इसने झूठ बोल के कल्ट डेवलप कर लिए, और मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि ये बहुत जल्दी एक्सपोज हो। अच्छा सर, हुकूमत का लाहे अमल क्या होगा? आखिरी सवाल, द लास्ट। लाहे अमल किस सेंस में सर? अगले ये मामला, ये 11 जनवरी भी निकल जाती है, अगले आपने पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए इसका लाहे अमल क्या है इमरान खान साहब के? सर, हमारी एक ही प्रायोरिटी है इस वक्त पूरी हुकूमत की, प्राइम मिनिस्टर साहब की, और प्रायोरिटी सिर्फ ये है कि वो अपना वो कर रहा है, वो इकोनॉमी की बेहतरी के लिए दिन रात वो मेहनत कर रहा है। अल्लाह करेगा। दिस इज द ओनली इशू, टॉप प्रायोरिटी का इशू यही है कि इकोनॉमी किसी तरीके से रिवाइव हो, हम इकोनॉमिकली हम सर्वाइव करें एक अच्छे अंदाज में, अवाम के लिए हम बेहतर सहूलियात, अवाम की जिंदगी थोड़ी सी आसान बनाएं जो दुखों से भरी हुई है, तकलीफों से भरी हुई है, और इंशाअल्लाह मेरे ख्याल में जिस नेक नीति से काम हो रहा है अल्लाह ताला की मदद जरूर शामिल है। इंशाल्लाह। रहनुमा काफलिक ताज चीमा हमारे साथ मौजूद है, फेडरल मिनिस्टर हैं, आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे नाजरीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और 11 जनवरी कुछ ही दिनों के बाद है, क्या होने जा रहा है क्या नहीं होने जा रहा है उस पर डिस्कशन हम कर रहे हैं। पीटीआई के मुताबिक 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट ले लिया जाएगा, लेकिन गवर्नर का जो डी नोटिफाई का नोटिफिकेशन है वो हाई कोर्ट की जानिब से, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से रद्द नहीं हुआ है बल्कि मुअत्तल हुआ है। इसी हवाले से हमारे साथ डिस्कशन के लिए हमारे गेस्ट जो हैं उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। शौकत बसरा साहब हैं, पीटीआई रहनुमा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब, आपके वक्त का। आप बताएगा कि आपको क्या लगता है, लाहौर हाई कोर्ट ने जो नोटिफिकेशन है गवर्नर का डी नोटिफाई का वो मुअत्तल किया है, मनसूख नहीं किया, तो और आप जो है जो पीटीआई है, फवाद चौधरी का बार बार बयान आ रहा है कि एतमाद का वोट जो है वो ले लिया जाएगा, तो आप लोग क्या करने जा रहे हैं? पहली बात तो जाहिर है गवर्नर का इक़दाम मावरे आइन था, बल्कि आइन पे खुद कुछ हमला था, बल्कि ये कहूँगा कि पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है 12 करोड़ आबादी का, उसके ऊपर एक आइनी सरबराह ने गैर आइनी हमला कर दिया। तो हमें यही तवक्को थी कि अदालत बिल्कुल आइन और कानून को देखते हुए इसको सस्पेंड करेगी और बल्कि इंशाल्लाह अगली हियरिंग में इसको फारिग भी करेगी। तो उसके बाद आपने देखा कि रात की जिस तरह ये प्लानिंग कर रहे थे, फिर अभी जो चीजें सामने आपके आ रही हैं कि जब इन्होंने एक गैर आइनी और गैर कानूनी कदम उठाया, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब को जिस तरह प्रेशराइज किया गया, जबरदस्ती नोटिफिकेशन करवाया गया, ये तो बदतरीन आमरीत में भी नहीं होता था। और बदतरीन आमर ये कहता होता था कि एक रद्दी का टुकड़ा है, ये एक सिर्फ कागज है, लेकिन ये तो उससे भी बढ़कर आगे चले गए कि पंजाब असम्बली में जो लीडर ऑफ द हाउस है उसको मुंतखब करने का इख्तियार पंजाब असम्बली को है। पंजाब असम्बली ही शरीयत में इत्तेफाक के जरिए निकाल सकती है चीफ मिनिस्टर को। ये गवर्नर का इख्तियार कहाँ से आ गया? फिर ये तो बनाना रिपब्लिक है, फिर छोड़े ये बात जमहूरियत की, आइन की, जिसकी बादशाही होगी, जिसके पास ताकत होगी वो जो मर्जी करता फिरे। तो इसी तरह इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो हमने अंदाज इख्तियार कर रखा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, हमने ना कानून को मानना है, ना आइन को मानना है, ना अदालतों को मानना है, हमने सिर्फ और सिर्फ इमरान खान जिसका नाम है, क्योंकि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान है, इमरान खान इस वक्त चारों सूबों में फेडरेशन की अलामत है, तमाम साजिशें नाकाम हो गई, आखिर कत्ल करने की कोशिश की गई, अल्लाह की जात बचाने वाली है, आप इन्होंने ये काम कर दिया। अच्छा बसरा साहब, क्योंकि मैं आपको एक निहायत ही यानी सही मुअज़्ज़ज़ सियासतदान समझता हूँ, ये आप मेरा कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। सवाल आपसे सर ये है कि तहरीक इंसाफ चाहती थी कि असम्बलियाँ तहलील कर दें, नून लीग चाहती थी कि उनका वज़ीर आला लग जाए, और परवेज़ इलाही चाहते थे कि असम्बलियाँ तहलील भी ना और वो वज़ीर आला भी रहें। इसमें क्या सदाकत है इन तीनों बातों में सर? डॉक्टर साहब, पहली बात तो बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह की जात बड़ी है, आप जैसे भाई हैं जो मेहरबानी करते हैं। गुजारिश ये है कि आपने जो तीनों बातें कही हैं, मैं 100% आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। तहरीक इंसाफ की क़यादत और इमरान खान की सोच थी कि हम असम्बली डिसॉल्व कर दें, और जो परवेज़ इलाही साहब ये कह रहे थे हमारे पिछले आदि हैं, उनकी सोच और ख्वाहिश ये थी कि इसको मार्च तक आगे ले जाए। लेकिन जहां तक बात है नून लीग की, आप ये देखिए कि 13 जमातें, ये नून लीग ये कह रहे थे 7 महीने से कि आप असेंबली डिसॉल्व करें, केपी की और पंजाब की फौरी इलेक्शन हो जाएंगे मुल्क के अंदर। आपको याद होगा, आप स्टेटमेंट निकाल लें, तमाम बड़ी क़यादत की, छोटी क़यादत की यही स्टेटमेंट थी। इवन
जब हमने कहा कि हम करने जा रहे हैं डिसॉल्व, तो क्या इनकी बातें थी? चैलेंज दे रहे थे, आप करें डिसॉल्व, आप कर ही नहीं सकते, करेंगे तो हम इलेक्शन के लिए तैयार है। उनकी प्लानिंग यही थी अंदर से, जो आप कह रहे हैं कि हम ये करें, हम उसके बाद चोर दरवाजे से जो गैर आईनी तरीके से हम बनवा लेंगे। तो हमारी प्लानिंग तो आज भी है कि अच्छा सर, ये तो परवेज इलाही साहब के लिए जो है अदम एतमाद का वोट इन्होंने वापस क्यों ले लिया? इधर 4 बजे गवर्नर ने कहा कि आप जो है वो एतमाद का वोट लें, इधर से उन्होंने अदम एतमाद वापस ले ली। नहीं डॉक्टर साहब, इसकी कानूनी पोजीशन ये है कि जब गवर्नर ने डी नोटिफाई कर दिया तो डेफिनेटली उन्होंने अदम एतमाद वापस ही लेनी थी, तो फिर वो डी नोटिफाई हो चुके थे। अब उनके खिलाफ अदम एतमाद तो होनी नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चूंकि वो सीट पे थे, वो डी नोटिफाई नहीं हुए थे, उनके खिलाफ उनकी तहरीक अदम एतमाद मौजूद है। अब दूसरी बात करूं, चौधरी परवेज इलाही साहब गुजारिश ये है कि चौधरी परवेज इलाही साहब आज भी स्टैंड कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ। आपने देखा होगा। अच्छा, अगर यहाँ मेरी एक बात कबूल करें तो सर मैं एक सवाल करता हूँ, वो ये बताइए कि जब परवेज इलाही साहब उस वक्त मौजूद थे और अगर ये बार्गेनिंग ना चल रही होती, पहले तो 30 सीटों की एडजस्टमेंट थी, अब वो 45 पे चले गए, अगर परवेज इलाही साहब उसी वक्त मुकम्मल ऐलान कर देते और असेंबली तहलील कर देते, तो ये जो अगर कहा जाए तो परवेज इलाही साहब ने एक्चुअली भांड नहीं डाल दिया था अगर वो जो 23 तारीख मुकम्मल नहीं। मैं डॉक्टर साहब आपको अर्ज करूं, सॉरी टू यूज द स्लैंग वर्ड्स। डॉक्टर साहब मैं आपको अर्ज करूं, हुआ ये था कि जुमे का दिन डिसाइड हुआ था, और जुमे का दिन भी डिसाइड चौधरी परवेज इलाही साहब की ख्वाहिश से हुआ था। खान साहब तो उस दिन ही असेंबलियां डिसॉल्व करना चाहते थे, लेकिन वो उनकी ख्वाहिश से जुमे का दिन हम लोगों ने डिसाइड किया था। और दूसरी बात यह है कि देखिए, जिस तरह हमने असेंबलियां डिसॉल्व अभी कहा था कि समरी साइन होगी और जुमे का हम डिसॉल्व करेंगे, उसी दिन तो इन लोगों ने, गवर्नर साहब ने पहले कह दिया एतमाद का वोट, उसके बाद इन्होंने लेकिन सर एतमाद के वोट के ऊपर कहा जाता है, कामिल अली आगा साहब ने कहा कि कम से कम 10 दिन का नोटिस तो देना चाहिए, इससे पहले तो सारे अरकान ही मुकम्मल नहीं होते। देखिए मैं फिर आपको अर्ज करूं कि होना तो यही चाहिए था कि जब तहरीक अदम एतमाद का कहा गया, वो भी प्रेरोगेटिव जो था वो हाउस के अंदर मेंबरान का था। ये कोई ऐसा आइन तो नहीं है जो लिखा हुआ नहीं है कि गवर्नर साहब कहें कि आप फलां दिन इतमाद का वोट लेंगे। वो चले, अगर उन्होंने ये भी गैर आईनी हुक्म था, क्योंकि इजलास चल रहा था, क्योंकि उस वक्त जब इजलास चल रहा हो उसमें गवर्नर ना इतमाद का वोट कह सकते हैं, नंबर 1, और ना ही तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। लेकिन चले, इन्होंने ये भी गैर आईनी काम कर लिया। अब मैं आपको अर्ज करूं, मैं जो सबसे अहम बात है, आज हमारी मीटिंग हुई है, हमने फैसला किया है कि 11 जनवरी से पहले हम इतमाद का वोट लेंगे, और इतमाद का वोट लेने के बाद हम असेंबली डिसॉल्व करते हैं। नंबर पूरे हैं सर? फैसला है जी, क्या कह रहे हैं? नंबर पूरे हैं, हाउस के नंबर पूरे हैं सर इतमाद का वोट लेने के? पूरे हैं, जाहिर है। इतमाद का वोट हम उस वक्त लेने जाएंगे जब हमारे पास 186 का गोल्डन फिगर होगा। लेकिन तो सर 11 जनवरी से सर कितना पहले, सर मुझे फरमाइएगा कि 11 जनवरी, और 2 सवाल और करूंगा, लेकिन 11 जनवरी से कितना पहले आप एतमाद का वोट ले लेंगे? पॉसिबिलिटी ये है कि स्टिल हमारे पास 14-15 दिन मौजूद है, जिससे भी शायद ज्यादा है। आज हमारी मीटिंग हुई है, डिसाइड अभी मीटिंग चल रही है, खबर मैंने आपको पहले दे दी है। थैंक यू वेरी मच। अभी थोड़ी देर बाद आपके पता में डेट भी आ जाएगी। मेरा अपना ख्याल है कि विद इन अ वीक, आप फरमा रहे हैं कि विद इन अ वीक जो है वो परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट ले लेंगे और नंबर पूरे, और इंशाल्लाह जीत उन्हीं की होगी इंशाल्लाह जी। ठीक है, शौकत बसरा साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, बसरा साहब ने ये तो कह दिया है कि विद इन अ वीक एतमाद का वोट भी ले लेंगे और फिर असेंबली तहलील भी कर देंगे। मेरा आपसे सवाल ये है कि चौधरी परवेज इलाही ने 11 जनवरी तक लाहौर हाई कोर्ट को अंडरटेकिंग दी है कि असेंबली वो तहलील नहीं करेंगे, तो इस सूरत में एतमाद का वोट चलें, लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया कि वो अगर लेना चाहें तो ले लें, असेंबली कैसे तहलील करेंगे? अंडरटेकिंग दे चुके हैं वो। अच्छा, वो अंडरटेकिंग तो दे चुके हैं, 11 जनवरी तक वो नहीं कर सकते, उससे पहले एतमाद का वोट वो ले सकते हैं। अगर एतमाद का वोट लेने जाएं तो, और अगर नंबर पूरे हों तो ये मामला बन सकता है, लेकिन
मैं फिर अपने ही स्टैंड पे कायम हूँ। मैंने सबकी गुफ्तगू सुनी और इन सारी गुफ्तगू सुनने के बाद मैं ये कंफर्म आपको बता रहा हूँ कि मेरी प्रेडिक्शन कह लीजिए, ये कैलकुलेशन कर लीजिए, लेकिन मैं ये अभी भी कायम हूँ इस बात पे कि परवेज इलाही साहब जो है वो एतमाद के वोट की तरफ नहीं जाएंगे और वो वजारत आला की पोजीशन नहीं छोड़ेंगे। और क्योंकि मैं अगला अप्रैल और मई, जून, जुलाई और अगले साल तक इलेक्शन देख ही नहीं रहा। चुनाचे अगर हिलना होता तो केपी की हुकूमत को पहले हिलाते और बाद में पंजाब की तरफ आते ना। उन्होंने ऐसा कोई प्रेसिडेंट सेट किया तो जो केपीके की हुकूमत अगर डिसॉल्व कर देते तो ये मामला बन सकता था। मैं फिर बताऊं कि जो इस वक्त खान साहब को शेल्टर मिला हुआ है वो 2 हुकूमतों का है, केपीके का और पंजाब का। तो इस टाइम पर उनको भी बड़ी अच्छी तरह पता है कि हालात उनके लिए साजगार नहीं है और इलेक्शन के डायनामिक्स बड़े डिफरेंट होते हैं। यूसी काउंसिल्स के अंदर जो वोटर्स हैं और उनका जो मामलात हैं ये बड़े अलग हैं। वोट कितने बढ़ेंगे, वोट कितने ज्यादा होंगे। खान साहब का ये बिल्कुल एडेड ऑन मामला रहा कि जब वो आए भी थे तहरीक इंसाफ से, जब शुरू किया 2018 में तो 1 करोड़ वोट बढ़ाए थे। फिर दूसरा वो जो है वो ओवरसीज जो है का वोट लेना चाहते थे जो 1 करोड़ से ज्यादा का है। अब आगे वोट बढ़ा है या कम हुआ है और ये क्या डायनेमिक्स होंगे इसमें भी फर्क पड़ेगा। और माशी सिचुएशन और 1 साल के अंदर पीडीएम अगर परफॉर्मेंस बेटर कर लेती है और बेहतर मामला दिखा देती है तो इलेक्शंस के ऊपर बहुत असर पड़ेगा और खाली पॉपुलैरिटी के साथ इलेक्शन डायनामिक्स बड़े डिफरेंट होते हैं। इलेक्शन का तरीकाकार बिल्कुल मुख्तलिफ है और पॉपुलैरिटी का ग्राफ होना अलग बात है। एक मशहूर चीज का मशहूर हो जाना जरूरी नहीं है कि वो फंक्शनल भी हो। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, हम कुछ ट्वीट्स जो हैं, क्योंकि हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि कुछ ट्वीट्स को हम शामिल करेंगे। अच्छा, ख्वाजा साद रफीक ने ट्वीट किया है कि सूबाई असम्बलियाँ तोड़ना होती तो आगाज़ केपीके से हो सकता था, अब भी तोड़ सकते हैं, लेकिन ये एक ब्लफ कॉल थी। उन्होंने कहा कि फॉरेन फंडिंग पकड़े जाने के बाद फिर इमरानी सियासत के खर्चे कहाँ से पूरे होंगे। अच्छा, पहली बात दुरुस्त है कि केपीके जो है वो उनको प्रेसिडेंट के, जैसे मैंने अभी कहा कि प्रेसिडेंट के तौर पे उनको पहले तोड़ देनी चाहिए थी। और खर्चे कहां से पूरे होंगे, जिस तरह की पॉपुलैरिटी है। मैंने ओवरसीज पूरा देखा, अमेरिका के अंदर देखा, जिस तरीके से लोग वालेहाना उनके इश्क में मुब्तला हैं, उनको पैसे का कोई मसला नहीं। लोग चेनों से लेकर जेवरात से लेकर खवातीन, बच्चे, लोग सारे के सारे वो खाली $100 और पाउंड्स के अंदर भी जमा करके खान साहब को भेजते जाएं तो उनका मसला हल रहेगा। वो इस टाइम पे दिलों पर राज कर रहे हैं, जिस तरह भी कर रहे हैं। अगर अख्तर लावा राज कर सकता है तो खान साहब राज क्यों नहीं कर सकते। उनको पैसों का कोई मसला नहीं और मुख्तलिफ केसेस लगाकर बनाकर उनको फिक्स किया जाएगा और नाअहल करने की मुकम्मल कोशिश की जाएगी। ठीक है, शेख रशीद साहब की जानिब से भी 2 ट्वीट्स आए हैं, लेकिन एक जो ट्वीट है वो ये है कि हुकूमत इस्लामाबाद के बल्दिया का इलेक्शन नहीं करा रही है। उनका इसमें कहना था कि अवाम जाए भाड़ में। हुकूमत को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अपने केसेस या ख़त्म कराएंगे, नैब और FIA को जेब की घड़ी हाथ की छड़ी बनाएंगे, डिफॉल्ट की परवाह नहीं है। सर, इनके दौर में भी तो यही सब कुछ हो रहा था। इनके दौर में भी यही कुछ होगा। तो इसी तरीके से उन्होंने नैब को घड़ी छड़ी दोनों बनाया हुआ था। शेख रशीद साहब की बातें जो होती है ना वो सिर्फ अवामी जुमलेबाजी होती है, उसके अंदर जो है वो सब्सटेंस नहीं हुआ करता। तो वो बस वो जो है वो एक सीट की सियासत करते हैं, वो ठीक कर रहे हैं। ठीक है, चौधरी फवाद जो है उनके भी ट्वीट्स भी सामने आ रहे हैं और उनके कुछ बयानात भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम में किसी इदारे की इज्जत नहीं बची है। सीनियर 3 ब्यूरोक्रेट्स को दफ्तर में बंद किया जा रहा है। दफ्तर में तो मेरे ख्याल से इनके दौर में भी बंद किया गया था। एनीवेज, जजेस को वीडियोस और ऑडियोज की ब्लैकमेलिंग का सामना है। इस पे भी मुझे याद है कि इनके दौर में भी जजेस को ऑडियो और वीडियोस की ब्लैकमेलिंग दी जा रही थी। राइट, ये तरीका कार अगर ये शुरू ना करते, फवाद चौधरी साहब ने लफ्ज हाइब्रिड शुरू किया, तो मैं इनके लिए ये यूज करूं कि ये खुद एक हाइब्रिड पॉलिटिशियन है। आप यकीन कीजिए कि इनका कोई भी सियासी मुस्तकबिल या सियासी नजरिया कोई नहीं है। ये जो भी पार्टी इख्तिदार में होगी वहां पर भागकर चले जाएंगे। इनकी तारीख बड़ी पुरानी है, PPP से लेकर मुशर्रफ की गोद में बैठना और मुशर्रफ साहब की गोद से निकल के फिर किसी और की गोद में बैठना, ये हर किस्म के तो एडवाइजर रह जाते हैं। तो ये कहीं पे भी जा सकते हैं। तो ये खुद एक हाइब्रिड है और खान साहब को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों में से एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। जिस तरीके से उनका एक फैसल वाडा ने कहा था, फैसल वाडा ने कहा था कि चंद सांप हैं, चंद कीड़े हैं और चंद जो है आस्तीन के सांप हैं।
तो फवाद चौधरी साहब जो हैं वो खुद एक हाइब्रिड आदमी है, उनकी बात का किसी किस्म का भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं मांगना चाहिए, और खान साहब अगर उनको स्पोक्स पर्सन कहते हैं तो बड़ी अचंभे की बात। जी बिल्कुल नाजरीन, का टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है। डिस्कशन ऐसे ही जारी रहेगी और क्या चलता रहेगा, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, इसको शामिल गुफ्तगू हम प्रोग्राम में करेंगे, लेकिन कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।